हेलो फ्रेंड्स, बीईओ परीक्षा 2020 में आए मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, ए बढ़ई 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटे में एक कुर्सी बनाता है एवं सी बढ़ई 8 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई 8 घंटे काम करता है तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनेंगी। तो प्रत्येक बढ़ई जो है 8 घंटे काम कर रहा है और 21 दिन काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक बढ़ई कितने घंटे काम करेगा, 21 × 8 घंटे काम करेगा। चूँकि ए बढ़ई जो है 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, इसका मतलब है कि इसको अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो टोटल आ जाएगा कि ए कितनी कुर्सियाँ बनाएगा। इसी तरह से हम बी का भी निकाल सकते हैं। 21 × 7/6 ये 7 घंटे में बनाता है तो इसको हमें 7 से डिवाइड करना होगा और यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई होगा प्लस 21 × 8, क्योंकि हर बढ़ई 8 घंटे काम कर रहा है और सी जो है 8 घंटे में कुर्सी बनाता है तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, ये 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 7 जा 21, 7 4 जा 28 हो जाएगा प्लस 8 3 जा 24 प्लस 21, तीनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 73। सी ऑप्शन है 73। इसका मतलब है कि हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। इसमें हमें इसके आगे का टर्म बताना है कि क्या होगा, रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें देखेंगे हम बी सी डी ई, डी ई छोड़ के एफ है, एफ के जस्ट बाद जी एच आई, जे छोड़ के के है, के जस्ट बाद एल एम एन, ओ छोड़ के पी है। तो इसका मतलब है पी के जस्ट बाद क्या आएगा, क्यू आर एस, देन एक टी छोड़ के यू। तो इसका मतलब है सी आंसर जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, मीन्स गणतंत्र दिवस कब होता है, 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस पड़ता है 26 जनवरी को। एक्स का जन्म 3 मार्च को होता है। एक्स का जन्म कब होता है, 3 मार्च को। वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है। वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है मीन्स 3 दिन हमें मार्च के कम करने होंगे। इसका मतलब 4 दिन पहले वाई का जन्म हुआ है तो 3 दिन मार्च के कम करने होंगे और 1 दिन फरवरी का। अब हमको चूँकि फरवरी 28 या 29 डेज़ की होती है तो हमको देखना होगा कि फरवरी 1980 में 28 की होगी या 29 की। चूँकि 1980 लीप ईयर होगा इसलिए फरवरी जो होगी 29 की होगी, तो 29 भी कम कर देंगे, 3 दिन मार्च के, 1 दिन फरवरी का, तो 28 फरवरी। इसका मतलब है जो वाई का जन्म होगा 28 फरवरी को होगा। अब हमको निकालना है कि इस 28 फरवरी को दिन कौन सा पड़ेगा। चूँकि जनवरी 26 जनवरी 31 डेज़ का मंथ है, इसलिए जनवरी में 26 के बाद 5 डेज़ और बचेंगे हमारे पास। और हमको लेने जनवरी के बाद फरवरी के 28 डेज़ फरवरी के लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। हमारा तो 5 डेज़ थे जनवरी के और 28 डेज़ थे फरवरी के, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8 5 3 और 1 कैरी 33। 33 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 4 जा 28, रिमाइंडर आएगा 5। अगर सैटरडे था 26 जनवरी को तो इसका मतलब है 5 और हमें आगे काउंट करना होगा। सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। इसका मतलब 5 को थर्सडे पड़ेगा मीन्स बृहस्पतिवार। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा
राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। तो 5 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी होगी? a - 5 और b की आयु कितनी होगी? b - 5 और दोनों का अनुपात 4:5 दिया, इसका मतलब दोनों को डिवाइड करके इक्वल टू आ जाएगा 4/5। ए की वर्तमान आयु 29 दी हुई है, ए की जगह 29 रख देंगे, 29 - 5 हो जाएगा 24, 24/b - 5 इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4b - 5 इज इक्वल टू 5 × 24। 4 को इधर यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ से अपॉन में हो जाएगा 4 × 6 = 24, तो हो जाएगा 5 × 6 = 30 और 5 यहाँ माइनस में उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 35। तो b की आयु कितनी आ गई? b = 35 आ गया, इसका मतलब है b की आयु 35 है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी तथा सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु P पर काटती हैं। सबसे पहले हमको इसके लिए फिगर बनाना होगा, बनाते हैं। एक सर्किल दिया हुआ है जिसकी 2 जीवाएं दी हुई हैं, कुछ इस तरीके से होंगी ए बी और सी डी, जो कि बाह्य बिंदु P पर मिलती हैं। इसके बाद एंगल PAC, एंगल PAC ये एंगल दिया हुआ है आपका 50 डिग्री, ठीक है। और पूछा गया है PDB, इसके लिए हमको ये मिलाना होगा, एंगल PDB ये एंगल हमसे पूछा गया है। अब हम जानते हैं कि किसी भी सर्किल में जब हम कोई चतुर्भुज बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, तो आमने सामने के दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। क्योंकि ये 50 डिग्री दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 130 डिग्री, और ये जो है ये आपका लीनियर पेयर बना रहा है, तो 180 में से 130 हटाएंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड जो है आपका एंगल वो हो जाएगा 50 डिग्री। तो इसका मतलब आंसर सी हमारा राइट है, आंसर सी हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये जो है मैथ का नहीं है, फिर भी ये कुछ रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको भी सॉल्व करती हूँ। अब प्रत्यक्ष करों को नहीं सॉरी, ये रीजनिंग का भी नहीं है, इसको रहने देते हैं, आगे चलते हैं। यदि 2 संख्याओं का मासापा और लासापा 21 और एवं 84 है और संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या होगी। तो दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो इसका मतलब है हम संख्याएं ले लेंगे, एक x दूसरी 4x, ठीक है। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर होता है मासापा और लासापा के मल्टीप्लाई के बराबर। तो इसमें अब मासापा लासापा 21 और 84 है, ठीक है, 21 और 84 और संख्याएं हमारी हो गई x और 4x, इनका मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगा 21 × 84, तो हो जाएगा 4x² इज इक्वल टू 21 × 84। अब x² इज इक्वल टू 4 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 21 × 84/4, 4 से डिवाइड करेंगे 21, तो x² इज इक्वल टू 21 × 21, इसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 हो गया। बट हमें बताना क्या है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या होगी हमारी 4x, तो 4x तो हो जाएगा 4x, ठीक है। तो 4x 4 × x की वैल्यू आई थी 21, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 84, राइट आंसर हो जाएगा 84।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब इस तरीके की सीरीज में हमें सिमेट्री ढूंढनी होती है कि आखिर क्या सिमेट्री है। तो इसमें सिमेट्री बनेगी 4 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 3 12 माइनस 2 10। ठीक है, 10 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 3 30 में से 2 कम करेंगे तो आ जाएगा 28। तो इसका आंसर 28 सही होगा। देखेंगे क्या ये हमारी सिमेट्री आगे तक काम कर रही है। 28 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 28 इंटू 3 हो जाएगा आपका 28 इंटू 3 हो जाएगा 84 माइनस 2 इज इक्वल टू 82। देखिए ये सिमेट्री आगे भी काम कर रही है। और आगे तक देखते हैं क्या काम कर रही है। 82 इंटू 3 माइनस 2 82 इंटू 3 3 2 जा 6 8 3 जा 24 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 244। देखिए ये आगे तक काम कर रही है। इसके आगे भी हम अगर चेक कर लेंगे ये सिमेट्री आगे भी काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग का है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, मीन्स ए जो है ब्रदर है बी का। इसके बाद बी सी का भाई है, तो बी ब्रदर है सी का। ठीक है, सी डी का पति है, सी जो है डी का पति है, डी वाइफ हो गई और सी जो है हस्बैंड हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं, और ई दिया है, ई ए का पिता है, ई जो है ए का फादर है। ई ए का फादर है, चूँकि ये सारे भाई हैं तो इसका मतलब है सी का पिता भी ई होगा। तो चूँकि डी जो है इसकी वाइफ है तो मीन्स पति का पिता क्या हुआ, ससुर हुआ, मीन्स डी क्या हुई, बहू हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो डी का ई से क्या संबंध है, तो डी जो है ई की बहू हो जाएगी। तो इसका मतलब है आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी निश्चित कोड दिसंबर को ये लिखा जाता है तो निम्नलिखित माह में इसको किस रूप में लिखा जाएगा। अब इसमें देखिए क्या सिमेट्री की गई है, लास्ट का डी ई सी ई एम बी ई आर, इस तरीके से इसको अरेंज किया गया है। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे NOVEMBER, तो क्या बन जाएगा, नवंबर। तो इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा नवंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आपका लॉजिकल क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सभी समाज सुधारक एक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क में से कौन सा एक सत्य है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, तो कुछ अमानवतावादी समाज सुधारक हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी समाज सुधारक मानवतावादी, तो कोई भी इसका मतलब मानवतावादी समाज सुधारक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ, ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। इसके बाद देखते हैं कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी हैं, कुछ अमानवतावादी समाज सुधारक, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी हैं, ये भी गलत हो जाए। कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, हमारा ये सही होना चाहिए, क्योंकि कुछ मानवता, ऐसा तो है नहीं केवल समाज सुधारक जो हैं वही मानवतावादी हैं, जो मानवतावादी हैं उनमें से कुछ समाज सुधारक हैं। अब लास्ट देखते हैं सही है क्या,
कोई असामाजिक सुधारक अमानवतावादी नहीं है। ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि जो समाज सुधारक नहीं है वो मानवतावादी भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित श्रेणी में x का मान क्या होगा। ये बहुत ही आसान है। देखिए 1 और 1 प्लस करके 2 हो गया, 2 + 3 5, इसमें जो है अपनी प्रीवियस टर्म को प्लस करते गए हैं, 5 3 8 हो गया, तो 8 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट भी इसी तरीके से 13 और 8 21, इस तरीके से सीरीज कंप्लीट होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया, तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब सबसे पहले समझने की बात है, जब 2 रेलगाड़ी एक ही डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी या फिर कहें सापेक्ष गति आपने पढ़ा होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो 90 - 70 = हो जाएगा 20 km/h। अब चूँकि सेकंड में दिया हुआ है तो इसलिए हमको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। जब भी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 25 × 100/18। ठीक है, अब इसकी सापेक्ष गति हो जाएगी 100/18 मीटर/सेकंड। अब किसी भी व्यक्ति को पार करने के लिए उसको रेलगाड़ी को अपनी पूरी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करना होगा। डिस्टेंस कवर करना होगा तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो जाएगी 100/18 × 18, 18 से 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा लंबाई 100 मीटर। टर्न की लंबाई आ जाएगी 100 मीटर। इसका मतलब है बी आंसर हमारा एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। अब सबसे पहले इसमें ये जब भी विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य या लाभ हानि की बात होती है तो हमें हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जो हानि परसेंटेज या लाभ का परसेंटेज होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो हमें इसका क्रय मूल्य पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले चूँकि बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचा गया है तो इसमें हम सेलिंग प्राइस को x मान लेंगे। सेलिंग प्राइस, अब इसमें 2 सेलिंग प्राइस हो जाएंगे। एक तो जो कि इसका क्रय मूल्य उस पर अंकित है, मीन्स उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, इसको हम SP और सफिक्स में O लिख देते हैं, इसको हम x मान लेंगे। तो जिस पे बेचा गया, अब बेचा किस पे गया, 3/4 पे, विक्रय मूल्य के 3/4 पे, इसको हम 1 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। सेलिंग प्राइस 1 = 3/4x। अब हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या है 10% का लॉस बताया गया है, 10% का लॉस हुआ है। तो इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 लेंगे तो सेलिंग प्राइस होगा 90। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगी और 10% का लॉस होगा तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस उसका 90 होगा। इसी से हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस हमारा 90 है, तब हमारा कॉस्ट प्राइस है 100। ठीक है, और अगर
सेलिंग प्राइस 3/, अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या है 3/4x, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100/90, क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 3/4x। ठीक है, इसको हम 3 से कट कर देंगे, 3 3 जा 9, 0 0 से 0 कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x/12। ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, तो इसका अब हमारे पास आ गया कॉस्ट प्राइस, क्या आ गया 10x/12। कॉस्ट प्राइस आ गया 10x/12, 12 आ गया। लेकिन जो सेलिंग प्राइस अब कहा गया है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचा जाता, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमने क्या माना था, x माना था। ठीक है, अब इस पे सबसे पहले तो हमें देखना है लाभ होगा या हानि होगी। अब सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है लाभ होगा, अगर कम है तो हानि होगी। अब 10x/12, इसमें डिनोमिनेटर हमारा जो है छोटा है, मतलब इसका मतलब है कि आपका 10/12 1 से छोटा होगा, ये पूरी डिजिट x से छोटी हो जाएगी, x से छोटी हो जाएगी, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो इसका मतलब है सबसे पहला तो ये क्लियर होगा कि हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, माइनस कर लेंगे हम x माइनस 10x/12, तो 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 12x माइनस 10x बराबर आ जाएगा 2x/12। प्रॉफिट कितना आ गया 2x/12, प्रॉफिट आ गया 2x/12। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस हमारी आई थी फ्रेंड्स 10x/12, तो इसको डिवाइड कर देंगे 10x/12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। ठीक है, अब चूँकि डिवाइड है, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो क्या होता है 2x/12 इंटू ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, इंटू 100। x से x कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 5 से कट करेंगे तो 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 20%। इसका मतलब है 20% लाभ होगा, हमारा डी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 42 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो मूलधन कितना है। चक्रवृद्धि के ब्याज का मतलब होता है कि जो हमें ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें मान लेंगे कि हमारा मूलधन जो है 100 रुपये है, 100 रुपये है, तो इसके पहले वर्ष में कितना हो जाएगा ब्याज 5 रुपये। लेकिन अगले वर्ष के लिए ये मूलधन कितना हो जाएगा 105। तो अगले वर्ष इस पर कितना ब्याज मिलेगा 105 मूलधन P इंटू आर इंटू टी 1 वर्ष के लिए लगेगा अपॉन 100 से निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 525 अपॉन 100, इसका मतलब है 5.25 ब्याज होगा, जबकि हमारा मूलधन 100 है। इसी का यूज़ करके हम आगे का सम करेंगे। अगले वर्ष 525 इंटरेस्ट मिलता है, जबकि 100 रुपये मूलधन होता है। जब 42 रुपये मूलधन होगा तो कितना होगा, 42 रुपये ब्याज होगा तो मूलधन कितना होगा, तो इसको 100 अपॉन 5.25 इंटू 42 से निकाल लेंगे। पॉइंट हटाया, यहाँ पे हम 2 0 बढ़ा दिए, 42 है या 400, इसमें कितना है
42 नहीं है शायद, यहाँ पे 420 है। थोड़ा सा सम पूरा आया नहीं है इसमें, अभी मैं दिखा दूँगी। 420 है, ठीक है। डेसिमल हटा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, सॉरी 25 से डायरेक्ट हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। 25 25 दूनी 50, 25 एक 25, 25 से काट लेंगे इसको, 25 चौके 100, 4 बार कट गया। ये देखिए 21 से डायरेक्ट कट जाएगा, 21 2 जा 42, 30, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8000 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया 8000, इसका आंसर हो गया 8000। फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन मैथ्स के आए थे। अगर आपको वीडियोस पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिससे कि मैं आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के मैथ्स के पोर्शन को हल करके आपके लिए ला सकूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करूं आपके लिए, तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर उसके लिए